दोस्तों जय हिंद। आज ट्रांसफार्मर के 100 क्वेश्चन ITI TG2 व NCVT के लिए करवाने जा रहा हूं और ये सभी क्वेश्चन सिंगल लाइन होंगे। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर प्रायः सह प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर तथा जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में रूपांतरित करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगला पॉइंट, विद्युत जनन केंद्रों पर प्रयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और जो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। अगला, वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टता को 400/230 वोल्ट घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला, ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। जैसे दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा PIA, इसका मतलब हो गया पावर ट्रांसफार्मर, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए आगे, शक्ति ट्रांसफार्मर, उपयंत्र ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला पॉइंट, शुष्क ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता 25 kV या 25,000 वोल्ट होती है। सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर में कुंडलन को लौह क्रोड घेरता है। अगला पॉइंट, क्रोड प्रारूपी ट्रांसफार्मर में क्रोड को ताम्र कुंडलन घेरती है। इसको देख लीजिए दोस्तों, ये एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाए और इसमें इस साइड से वाइंडिंग को बनाए और इस साइड से वाइंडिंग को बनाए। इस प्रकार से वाइंडिंग को बनाए तो यहाँ ये तो हो गई सिलिकॉन स्टील की क्रोड, इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% होती है और ये हो गई वाइंडिंग। यहाँ देखिए क्रोड को कुंडलन घेरती है। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें कोर को कुंडलन घेरती है। अब आगे देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ देखेंगे इस प्रकार से सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। अब इसमें सेंटर में यहाँ वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पर देखा जाएगा वाइंडिंग अंदर है और चारों तरफ क्रोड है। क्रोड को कुंडलन को क्रोड घेरे हुए है। तो यहाँ सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुंडलन को क्रोड घेरती है और सेल टाइप ट्रांसफार्मर E तथा I आकार की सिलिकॉन स्टील की क्रोड से निर्मित किया जाता है। एक बात और दोस्तों, यहाँ देखिए जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है E और I की पत्तियों से निर्मित किया जाता है। इसमें इनको लिम्ब कहा जाता है। ये साइड लिम्ब है और ये सेंटर लिम्ब है। सेंटर लिम्ब सदैव साइड लिम्ब से साइज में 2 गुना या क्षेत्रफल में 2 गुना रखा जाता है। अगर फ्लक्स की बात की जाए तो साइड लिम्ब में यदि 5 फ्लक्स है, इधर भी 5 फ्लक्स है, तो सेंटर लिम्ब में सदैव साइड लिम्ब से 2 गुना फ्लक्स होता है, तो 2/5 फ्लक्स सेंटर लिम्ब में होगा। अगला पॉइंट, बड़े शक्ति ट्रांसफार्मर में उपयोगी क्रोड सिलिकॉन स्टील का होता है। इसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% होती है। सिंगल फेज वितरण ट्रांसफार्मर में उपयोगी क्रोड CRGO, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए दोस्तों, CRGO का पूरा नाम है CRGO, इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड
रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठंडा बेलित दाना प्रारूपी स्टील से ये निर्मित किया जाता है। अगला पॉइंट, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm रखी जाती है। अगला, वितरण ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड की स्थिति में अधिकतम दक्षता 50%, जबकि शक्ति ट्रांसफार्मर की फुल लोड की स्थिति में अधिकतम दक्षता 95 से 98% तक होती है। एक पॉइंट और, वितरण ट्रांसफार्मर की ही दक्षता पूर्ण लोड पर 50% का मतलब 1/2 कभी कभी इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, देखते हैं। 50% का मतलब है 50% इक्वल टू 50/100, तो कभी कभी यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 50% के स्थान पर 1/2 लिखा हुआ होता है। तो वितरण ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता कभी कभी 1/2 पूर्ण लोड पर देता है, तो कभी कभी 50% फुल लोड पर देता है। अगला पॉइंट, सिलिका जेल ब्रीदर एक छोटा बर्तन होता है जिसमें सिलिका जेल क्रिस्टल, कोबाल्ट क्रिस्टल भरे जाते हैं। शुद्ध सिलिका जेल रबों का रंग नीला तथा नमी अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल रबों का रंग गुलाबी हो जाता है। ताज़ी सिलिका जेल रबों का रंग सफ़ेद होता है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि खराब या गुलाबी या सफ़ेद सिलिका जेल को पका दिया जाए तो वह पुनः कार्य के उपयोग हेतु हो जाते हैं, जिनका रंग पुनः नीला हो जाता है। अगला पॉइंट, यदि ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या N2 अधिक है N1 से, ये कंडीशन अगर आपको दिखाई दे, इसका मतलब है ट्रांसफार्मर स्टेप अप है। N2 यदि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी में टर्नों की संख्या से यदि अधिक है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है। इसी प्रकार से K रूपांतरण अनुपात का वैल्यू या रूपांतरण अनुपात का मान K का वैल्यू यदि 1 से अधिक है तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप, यदि K का वैल्यू 1 से कम है तो ट्रांसफार्मर सदैव स्टेप डाउन होगा, या N2 का वैल्यू कम है N1 से तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण 4.44 φm Fn। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें φm ये ट्रांसफार्मर में फ्लक्स सदैव अधिकतम लिया जाता है, इसलिए इसको फाई मैक्सिमम लिखते हैं। ये अधिकतम फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, भारत में मान्यता प्राप्त आवृत्ति 50 हर्ट्ज ±3% वेरिएशन। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज आवृत्ति का। N टर्नों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न या फेरों की संख्या कुंडली में होती है। विद्युत वाहक बल समीकरण का मात्रक वोल्ट होता है। EMF को विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात, देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू K। यहाँ N2 सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, N1 प्राइमरी में टर्नों की संख्या, E2 द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल, E1 प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल तथा K रूपांतरण अनुपात है। इसी को और भी तरीक़ों से लिखा जा सकता है। यहाँ पर I1/I2 विद्युत वाहक बल और करंट में व्युत्क्रमानुपात होता है, तो यहाँ रूपांतरण अनुपात को लिखेंगे E2/E1 इक्वल टू K। और एक तरीके से इसको लिखा जा सकता है रेजिस्टेंस के फॉर्म में। यहाँ देखेंगे R2/R1 इक्वल टू K²। तो यहाँ देखने को मिला आपको करंट
वोल्टेज और टर्नों की संख्या में रूपांतरण अनुपात में स्क्वायर नहीं होता है, जबकि प्रतिरोध के साथ यदि रूपांतरण अनुपात लिया जाता है तो इसको स्क्वायर में लेते हैं। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण द्वारा लौ हानियाँ ज्ञात करते हैं। इसको देखिए एक ट्रिक के द्वारा, इसको ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट, यहाँ लिखते हैं ट्रिक OIL, ऑयल। ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को ज्ञात किया जाता है, अर्थात हम लोग OIL के द्वारा इसे याद रख सकते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है। अगर यदि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो तो उसके द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात किया जाता है। इसको याद रखते हैं SSC, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा कॉपर लॉस को ज्ञात किया जाता है, SSC से याद रखेंगे। ओपन सर्किट या खुला परिपथ परीक्षण ऑयल के द्वारा, और लघु परिपथ परीक्षण SSC के द्वारा। अगला, ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण करते समय HT कुंडलन साइड खुला रहता है तथा LT कुंडलन की ओर परीक्षण करते हैं। अगला, ट्रांसफार्मर में लघु परिपथ परीक्षण द्वारा ताम्र हानियाँ ज्ञात करते हैं। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट SSC, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस SSC, लघु परिपथ परीक्षण शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस के द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला, ट्रांसफार्मर में लघु परिपथ परीक्षण करते समय LT को शॉर्ट करते हैं तथा HT पर सभी उपकरण लगा करके प्रैक्टिकल या प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में यदि प्रतिशत नियमन या परसेंटेज रेगुलेशन धनात्मक हो तो शक्ति गुणक सदैव लैगिंग होता है। अगला पॉइंट, यदि ट्रांसफार्मर का प्रतिशत रेगुलेशन ऋणात्मक हो तो शक्ति गुणक लीडिंग होता है। अगला, ट्रांसफार्मर में हम क्या है? ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के घूर्णन की आवाज़ या ध्वनि को हम कहा जाता है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में कुल लौ हानियाँ बराबर भंवर धारा हानियाँ प्लस हिस्टैरिसीस हानियाँ, इसको फार्मूले के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं WI या WI इक्वल टू, मतलब आयरन लॉस इक्वल टू WE प्लस WH, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। भंवर धारा हानियाँ और हिस्टैरिसीस हानियाँ मिला करके कुल लौ हानियाँ प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट, यदि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता की स्थिति हो तो आयरन लॉस कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। ट्रांसफार्मर की इकाई पावर फैक्टर या शक्ति गुणक पर दक्षता उच्चतम होती है। अगला, 3 फेज से 2 फेज या 2 फेज से 3 फेज में परिवर्तन के लिए उपयोगी ट्रांसफार्मर संयोजन TT संयोजन या स्कॉट संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में द्वितीय ट्रांसफार्मर को टीजर ट्रांसफार्मर तथा प्रथम ट्रांसफार्मर को प्राथमिक ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगला, सिंगल फेज से 3 फेज में परिवर्तन ट्रांबे में उपयोगी ट्रांसफार्मर होता है। अगला, डेल्टा ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता के छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला पॉइंट, वितरण ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर प्रायः जो डिस्ट्रीब्यूशन में उपयोग में लाया जाता है यह ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार होता है। क्यों डेल्टा स्टार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम छोटे कंज्यूमर लोगों को फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से स्टार पॉइंट से यहाँ से न्यूट्रल निकलता है और ये तीनों फेज होते हैं।
ये तीनों तीनों फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 या R/B। तो यहाँ से यदि हमको लाइट फैन का सर्किट लेना है तो एक फेज और एक न्यूट्रल को ले लेते हैं। यदि किसी ऐसे कंज्यूमर कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसको आटा चक्किया या 3 फेज का कनेक्शन या सप्लाई लेनी है तो उसको 3 फेज सीधे ले लेते हैं, न्यूट्रल का उपयोग नहीं करते हैं। यदि कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसको 3 फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता है तो वो 3 फेज और न्यूट्रल साथ साथ ले सकता है। इसलिए वितरण प्रणाली में सदैव डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला, वितरण ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अगला, ट्रांसफार्मर कभी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति को नहीं बदलते या रूपांतरित नहीं करते या कम या अधिक नहीं करते हैं। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्यतः स्टार डेल्टा प्रारूपी होते हैं। एक क्वेश्चन प्राय गलत है यहाँ, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्राय डेल्टा स्टार प्रारूपी होते हैं। अगला पॉइंट, वोल्टता ट्रांसफार्मर का द्वितीयक। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पीटी की बात हो रही है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टता ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो होता है 110 वोल्टेज का होता है। यदि यहीं पर सीटी की बात की जाए तो उसका सेकेंडरी मतलब मीडियम पावर हाउस के लिए 5 एम्पियर का तथा बड़े शक्ति संयंत्रों पर 1 एम्पियर का सीटी उपयोग में लाया जाता है। अगला, सीटी तथा पीटी दोनों के सेकेंडरी का उपयोग रिले को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह उच्च वोल्टता की वोल्टेज व मतलब उच्च संचरण या वितरण की लाइनों की धारा को मापने के लिए सीटी का उपयोग तथा उच्च वोल्टता को मापने के लिए पीटी या पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं। पीटी एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जबकि सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगला, सीटी व पीटी को उपयंत्र ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अगला, वोल्टता ट्रांसफार्मर को सदैव उच्च वोल्टता मापन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला, वोल्टता ट्रांसफार्मर को सदैव सप्लाई लाइन के समांतर में जोड़ा जाता है जबकि सीटी को सदैव सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम में या सीरीज में स्थापित किया जाता है। चित्र देख लीजिए दोस्तों, ये पीटी का चित्र है। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं चित्र बना करके दिखा रहा हूँ। पीटी के चित्र को कई रूपों में बनाया जा सकता है। ये इस प्रकार से बना है, मैं पीटी का दूसरे तरीके से बना रहा। देखिए दोस्तों, ये दोनों लाइनें हो गई। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से एक ये बाइंडिंग हो गई, दूसरी ये क्रोड हो गई, एक ये बाइंडिंग हो गई। यहाँ से इसमें ये वोल्ट मीटर लग गया और ये 0 से 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ये भी पीटी का ही सिंबल या फिर चित्र है। अगला, पीटी का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है जबकि सीटी का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है क्योंकि सीटी के अंदर से अधिक धारा को प्रवाहित करवाया जाता है। सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अगला, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कभी खुली नहीं रखनी चाहिए क्योंकि सीटी का द्वितीयक प्राथमिक से उच्च वोल्टता लेकर ब्लास्ट हो जाता है। सीटी को सदैव लाइन वोल्टता की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। सीटी का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। सीटी की द्वितीयक कुंडलन में टर्नों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए सीटी की सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा तथा प्राइमरी वोल्टेज कम होती है। सीटी की सेकेंडरी करंट कम, प्राइमरी करंट ज़्यादा होती है। सीटी व पीटी का वर्डेन वोल्ट एम्पियर होता है, कभी कभी 10 वोल्ट एम्पियर भी दे देता है। अगला पॉइंट, अति उच्च वोल्टता सप्लाई की स्थिति में सीटी का द्वितीयक कितना होता है? 1 एम्पियर। यदि मध्यम होगा तो 5 एम्पियर की सीटी स्थापित की जाती है। सामान्य सीटी की द्वितीयक 5 एम्पियर होती है। निम्न चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये सीटी का चित्र है करंट ट्रांसफार्मर का, देख लीजिए दोस्तों। अगला, यदि सीटी का द्वितीयक कुंडलन खुला छोड़ दिया जाए तो सीटी
ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि प्राथमिक से उच्च वोल्टता लेकर के ब्लास्ट कर जाती है। अगला, यदि सीटी का धारामापी खराब हो गया हो तो द्वितीयक कुंडलन को एक मोटे चालक जिसका प्रतिरोध कम हो, मोटे चालक तार के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। अगला पॉइंट, सीटी का द्वितीयक उच्च क्षमता के लिए 1 एम्पीयर व मध्यम क्षमता के लिए 5 एम्पीयर का होता है। अगला, टर्सरी कुंडलन की प्रकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। दोस्तों देख लीजिए, टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग प्रायः स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में किया जाता है। यहाँ पर तृतीयक हार्मोनिक धाराएं, स्टार का न्यूट्रल जो होता है वो स्थायी नहीं होता है, न्यूट्रल को स्थायी करने के लिए और तृतीयक या थर्ड हार्मोन को फिक्स करने के लिए या कम करने के लिए यहाँ पर एक डेल्टा रूपी कुंडलन स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में डाल दिया जाता है, जिसको टर्सरी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक स्टार स्टार ट्रांसफार्मर रहता है। इस प्रकार से स्टार 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 एक ट्रांसफार्मर रहेगा। यहाँ पर एक डेल्टा कुंडलन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इस डेल्टा कुंडलन को ही टर्सरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ से ये सभी सप्लाई लाइनें निकाल दी जाती हैं। ये प्राइमरी इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं, परंतु ये टर्सरी वाइंडिंग है। कभी कभी प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा टर्सरी कुंडलन से भी एक सप्लाई लाइन को प्राप्त किया जा सकता है। यदि सप्लाई लाइन 132 kV, यहाँ पर 33 kV, इनपुट 132 kV, आउटपुट 33 kV, तो टर्सरी कुंडलन से 11 kV की सप्लाई प्राप्त की जा सकती है। अगला, टर्सरी कुंडलन का प्रयोग किस ट्रांसफार्मर में करते हैं? स्टार स्टार ट्रांसफार्मर के मध्य डेल्टा के रूप में। टर्सरी कुंडलन का उपयोग तृतीयक हार्मोनिक को रोकना तथा न्यूट्रल को स्थायी करना, दोस्तों बता गए हम आपको पहले ही। अगला, 132 kV ऑब्लिक 33 kV ऑब्लिक 11 kV के ट्रांसफार्मर में टर्सरी का साइज़ क्या होगा? 11 kV होता है, ये भी हम आपको बता गए हैं। ट्रांसफार्मर की बुशिंग किस पदार्थ की बनी होती है? चीनी मिट्टी की या पोर्सिलिन की, जिसको कहते हैं। अगला, शक्ति परिणामित्र में कितने अर्थ होते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में 2 अर्थ होते हैं, एक बॉडी अर्थिंग होता है, एक न्यूट्रल को अर्थिंग किया जाता है, 2 अर्थिंग होते हैं। अगला, ट्रांसफार्मर में क्या परिवर्तित नहीं होता? आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों पक्षों में आवृत्ति का मान समान होता है, पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का परिवर्तन प्राथमिक कुंडलन से द्वितीयक कुंडलन में किसके द्वारा होता है? फ्लक्स के द्वारा। प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स ट्रांसफार्मर में सदैव अधिकतम होता है, फ्लक्स का वैल्यू कम या अधिक नहीं होता है। क्षरण फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है, जितना क्षरण फ्लक्स अधिक होगा उतनी ट्रांसफार्मर की दक्षता घट जाएगी। अगला, एक ट्रांसफार्मर की क्रोड लेमिनेटेड की जाती है भंवरधारा हानियों को रोकने के लिए। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हाईलाइट क्वेश्चन है। अगला, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कितने प्रतिशत पूर्ण धारा होगी? 2 से 5%। यदि नो लोड पर ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो 2 से 5% तक होती है। नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर में होगा नो लोड धारा एवं हानियाँ। अगला, ट्रांसफार्मर तेल की विद्युत रोधन शक्ति डाइलेक्ट्रिक शक्ति किस वोल्टता पर मापी जाती है? 33 kV पर। धीरे धीरे वोल्टता बढ़ाते हैं, 33 kV पर रोक लेते हैं, यहीं पर वोल्टेज का स्पार्क हो जाता है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर का संपीड़न टेस्ट क्यों किया जाता है? तापमान को ज्ञात करने के लिए। अगला, CRGO के लिए अनुमत फ्लक्स घनत्व B का मान 1.7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व का मात्रक दोस्तों टेस्ला भी होता है, जबकि SI मात्रक टेस्ला तथा प्रयोगात्मक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। फ्लक्स घनत्व B का मात्रक। यहाँ दोस्तों आपको ये मात्रक याद करवा देते हैं हमेशा के लिए।
एक लड़का था, वो बीए में पढ़ता था और उसको 0 नंबर मिले। गुस्से में उसने ये नंबर काट दिए। अब यहाँ देखते हैं कि जो बी है, इसको हम बी बराबर हम लिख सकते हैं ये φ/a। तो फाई है फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक होता है WB या वेबर, और नीचे हमारा ये है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ फार्मूले के साथ साथ आपका मात्रक भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को दूसरे रूप में टेस्ला भी कहा जाता है। गिलबर्ट दोस्तों MMF या मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF का मात्रक गिलबर्ट होता है। इसको चुंबकीय वाहक बल भी कहते हैं। MMF का मात्रक गिलबर्ट या एम्पियर टर्न होता है, याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड धारा वोल्टता से 75 अंश या 75 डिग्री लैग करती है। अगला, एक ट्रांसफार्मर में लो लोड का प्रयोग क्यों किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स के पथ का रिलक्टेंस कम करने के लिए। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा भाग ट्रांसफार्मर का नहीं है? देखिए दोस्तों, कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक होता है, ब्रीदर सांस लेने के लिए होता है, नमी को रोकता है, इसके अंदर सिलिका जेल भरे जाते हैं। बुकोल रिले ट्रांसफार्मर के सभी आंतरिक दोषों से रक्षा के लिए लगाया जाता है। एक्साइटर ये भाग ट्रांसफार्मर का नहीं है। एक्साइटर एक प्रकार का DC श्रेणी जनरेटर होता है। इसका उपयोग तुल्यकालिक जनित्र या अल्टरनेटर में किया जाता है। अगला पॉइंट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कौन सी कुंडली शॉर्ट की जाती है? निम्न वोल्टता कुंडली या LV या लो वोल्टेज कॉइल। एक ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है शक्ति को या ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों बता गए आपको पहले, ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफ़र करता है, फ्रिक्वेंसी को नहीं बदलता है, सेम रखता है। वोल्टेज, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में। इसी प्रकार से धारा, यदि वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी में घटती है तो धारा प्राइमरी से सेकेंडरी में बढ़ जाएगी। अगला, यदि एक ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमानुसार परिवर्ती फ्लक्स की दर शून्य होने से ट्रांसफार्मर की कुंडलन जल जाती है। अगला पॉइंट, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन निम्न वोल्टता अथवा उच्च वोल्टता की हो सकती है। अगला, किस कुंडलन में टर्नों की संख्या अधिक होती है? उच्च वोल्टता कुंडलन में। जिस कुंडलन में ट्रांसफार्मर के टर्नों की संख्या या फेरों की संख्या या घुमावों की संख्या अधिक होगी, ट्रांसफार्मर के उसी पक्ष में वोल्टेज का मान अधिक होगा। अगला, एक शक्ति ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता किस क्रम की होती है? 95 से 98%। अगला, एक ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के साथ नहीं बढ़ती है लौ हानियाँ, क्योंकि लौ हानियाँ फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती हैं, जबकि ताम्र हानियाँ धारा पर निर्भर करती हैं। ताम्र हानियों को देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा जाता है WC होती हैं, ये I स्क्वायर R पर निर्भर करती हैं। जो कॉपर लॉस होती हैं, ये करंट, जब लोड वेरिएबल होती है, वेरिएशन होता है, तो करंट का वैल्यू कम या ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस अपने स्थान पर फिक्स रहता है, क्योंकि किसी भी कुंडली का रेजिस्टेंस बार बार परिवर्तित नहीं होगा। यदि हम लोड को बढ़ाएंगे तो मशीन में लॉसेस ज़्यादा उत्पन्न होंगे, अर्थात तापमान बढ़ने के साथ साथ जो धातुएँ होती हैं उनका उनका रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ करंट का वैल्यू V स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो कॉपर लॉस परिवर्तित होता है सबसे ज़्यादा। लोड परिवर्तन होने पर लौ हानियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं। अगला, एक शक्ति पैरामीटर में शीतलन की कॉमन विधि कौन सी है? तेल शीतलन सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर में नेचुरल ऑयल या प्राकृतिक तेल का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तेल का रंग पीला होता है, हल्का पीला। अगला,
एक परिणामित्र या ट्रांसफार्मर की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? लोड धारा व लोड की शक्ति गुणक पर। अगला पॉइंट, एक परिणामित्र में कंजर्वेटर का कार्य, जब तेल अत्यधिक गर्म होता है तो इससे ट्रांसफार्मर की क्षति से रक्षा के लिए मतलब ट्रांसफार्मर के टैंक से कंजर्वेटर में तेल पहुंच जाता है। जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो कंजर्वेटर से पुनः ट्रांसफार्मर के टैंक में आता है। जो कंजर्वेटर होता है वो ट्रांसफार्मर का कितना भाग होता है? 1/10वां। अगर ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके ऊपर यहाँ ये कंजर्वेटर लगाया गया है, तो इसका वैल्यू होगा 1/10 और इसका वैल्यू होगा 10। तो इसका ये 10वां भाग होता है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में प्राकृतिक तेल शीतलन का प्रयोग कितनी क्षमता तक किया जा सकता है या किया जाता है? तो तेल शीतलीकरण 3 MVA से 3 MVA या 3000 kVA तक ऑयल कूलिंग का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में सबसे अच्छा कूलिंग हाइड्रोजन कूलिंग होता है। अगला, पावर परिणामित्र या पावर ट्रांसफार्मर किस अधिकतम क्षमता के लिए निर्मित किए जाते हैं? नॉर्मली फुल लोड या पूर्ण लोड के लिए। वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता, दोस्तों ऊपर था ये क्वेश्चन, 50% या 1/2 पूर्ण लोड पर होती है। ट्रांसफार्मर कब सांस लेता है? जब लोड घटता है। जब लोड घटेगा तो ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा होने लगता है, तेल का आयतन घटने लगता है, तो वातावरण की वायु ट्रांसफार्मर में अंदर की ओर जाती है। अगला, एक ट्रांसफार्मर में निर्भर धारा पर निम्न शक्ति गुणक घट जाती है। अगला, यदि द्वितीयक कुंडलन में लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होंगे तो द्वितीयक कुंडलन में कम विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, अर्थात लॉसेस ज़्यादा होंगे। अगला, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में लॉक रोड लगाने का उद्देश्य है चुंबकन धारा को कम करना। अगला, चुंबकन धारा का नाम आया, यहाँ देख लीजिए दोस्तों। चुंबकन धारा जो होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको आई म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई म्यू इक्वल टू होता है नो लोड करंट और साइन फाई या जिया लेते हैं। इसको चुंबकन धारा का समीकरण भी कहा जाता है। एक और इसी प्रकार का समीकरण होता है जिसको कार्यकारी धारा या वर्किंग करंट कहा जाता है। इसको आई ओमेगा के द्वारा दर्शाते हैं। आई ओमेगा इक्वल टू होता है आई जीरो या नो लोड करंट और कास फाई। अब यहाँ दोस्तों, यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, कास फाई इक्वल टू आई ओमेगा बटे आई जीरो, या कार्यकारी धारा बटे शून्य धारा का अनुपात सदैव शक्ति गुणक होता है या कास पाई होता है। जब शून्य धारा का मान बढ़ता है तो शक्ति गुणक का मान घटने लगता है, या कार्यकारी धारा का मान जब बढ़ता है तो शक्ति गुणक बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्यकारी धारा तथा चुंबकन धारा दोनों में संबंध होता है। आई जीरो इक्वल टू अंडर रूट आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं कि शून्य धारा का वर्ग या नो लोड करंट का वर्ग बराबर कार्यकारी धारा का वर्ग प्लस चुंबकन धारा का वर्ग होता है। अगला, शक्ति ट्रांसफार्मरों में क्या स्थिर होता है? फ्लक्स सदैव अधिकतम होता है और इसको हम स्थिर भी कह सकते हैं। अगला, अभी हम आप ऊपर जैसे आपको बता गए थे, जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रूपांतरण अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R2/R1 इक्वल टू K² होता है। अब यदि हम प्राथमिक रेजिस्टेंस को द्वितीयक में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर R1 इंटू K, अनुपात के वर्ग का स्क्वायर इंटू प्राथमिक। अब ये इसको हम प्राथमिक रेजिस्टेंस को द्वितीयक में ले जा रहे, तो इस पोजीशन में हम इसको रखेंगे, द्वितीयक में चला जाएगा। अब यदि द्वितीयक प्रतिरोध को प्राथमिक प्रतिरोध में लाना है तो हम लोग इसी फार्मूले से निकालेंगे, R2/R1 इक्वल टू K। यहाँ से हो जाएगा R2/R1
K² बराबर R1। इस प्रकार से R2 रेजिस्टेंस में रूपांतरण अनुपात के वर्ग का भाग देकर के हम प्राथमिक या द्वितीयक रेजिस्टेंस को प्राथमिक रेजिस्टेंस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन का प्रतिरोध R2 है। यदि ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात K है तो द्वितीयक का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब यहाँ देखिए द्वितीयक का प्रतिरोध R2, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ पर अभी बताए हैं R2/R1 = K, तो द्वितीयक का तुल्य रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर R2/K²। इसको प्राइमरी के पक्ष में लेकर के जा सकते हैं। अगला, दो ट्रांसफार्मर समांतर में लोड पर चालित हो रहे हैं। उनका लोड किस पर निर्भर करेगा? प्रति इकाई प्रतिबाधा पर। अगला, एक परिणामित्र में सामान्यतः रेटिंग किस ओर की जाती है? टेपिंग। एक ट्रांसफार्मर में सामान्यतः टेपिंग किस ओर की जाती है? HV साइड, हाई वोल्टेज साइड इसको कहते हैं, या उच्च वोल्टता साइड। कभी भी दोस्तों LV मतलब इसको स्टेप डाउन या स्टेप अप साइड में नहीं मार देना, क्योंकि गलत हो जाएगा। यहाँ पर सदैव जब भी टैपिंग करते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर हो तो टैपिंग सदैव हाई वोल्टेज साइड ही किया जाता है, या जिधर टर्नों की संख्या अधिक होती है उसी साइड में HV होता है या हाई वोल्टेज साइड होता है। हम प्राथमिक या द्वितीयक में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। HV साइड किधर भी हो सकती है, प्राथमिक में भी और द्वितीयक में भी हो सकती है। तो यहाँ सदैव याद रखना, ट्रांसफार्मर का टैपिंग सदैव HV साइड में ही किया जाता है। अगला पॉइंट, हाँ इसको समझ लीजिए थोड़ा, देखें कैसे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर बनाए, ये एक रोड हो गया, और इस साइड में टर्नों की संख्या बना दी है अधिक, तो यहाँ से ये टैपिंग हो गई, तो जिधर टर्नों की संख्या अधिक रहेंगी उसी साइड में टैपिंग भी सदैव अधिक रहते हैं। तो यहाँ से ये टैपिंग ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका LV और ये हो गया आपका HV। तो टैपिंग सदैव HV साइड में ही किया जाता है। अगला देखें, ट्रांसफार्मर में उपयोगी रसायन का उपयोग क्यों किया जाता है? नमी को अवशोषित करने के लिए। या ट्रांसफार्मर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल होता है ये, कोबाल्ट क्रिस्टल। ब्रीदर में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल। परिणामित्र की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? KVA, MVA या VA, तीनों में कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सामान्यतः KVA और MVA लेते हैं। परिणामित्र में चुंबकन बल के कारण लेमिनेशन में कंपन की आवाज़ क्या निकलती है? हमिंग साउंड सुनाई देती है। एक ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निर्भर करती हैं BM का पावर 1.6। अगर यही बात भंवरधारा हानियों के लिए होता तो BM या अधिकतम फ्लक्स घनत्व का पावर स्क्वायर हो जाता, पावर 2। अगला, परिणामित्र की क्रोड निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन की मात्रा 4%। अगला, परिणामित्र में उपयोगी लेमिनेशन की मोटाई 0.4 से 0.5 mm। भारत में उच्चतम संचरण वोल्टता अब इस समय 765 kV वाराणसी से चालू हुई है। 765 kV की लाइन इस समय सबसे बड़ी लाइन है। इससे पहले 2016 से पहले 400 kV थी, परंतु अब 765 kV सबसे उच्चतम वोल्टता भारत में है। 1200 kV की लाइनें कार्यरत हैं, निर्माणाधीन बन रही हैं। कुछ समय में 1200 kV की लाइनें भी आ जाएंगी। अभी प्रेजेंट टाइम में 765 kV ही है। अगला, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन के मध्य प्रतिरोध अनंत होता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जब भी बात होती है तो सामान्य ट्रांसफार्मर की होती है, एक कुंडलन ये हो गया, ये क्रोड हो गया, दूसरा कुंडलन ये हो गया। तो यहाँ पर इस कुंडलन और इस कुंडलन के बीच में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, अर्थात इनके दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अगर यहीं पर
ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर दी जाती है तो ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो लगभग 0 ले लेते हैं, क्योंकि इसकी एक ही वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए। अगला, ट्रांसफार्मर तेल किससे स्वतंत्र फ्री होना चाहिए? नमी से। ट्रांसफार्मर तेल में यदि नमी होगी तो कार्य अवस्था में ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होता है, इसमें से वाष्प बनने लगेगी और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए ट्रांसफार्मर के? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर हमारे 100 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के अच्छे लगें तो आप कृपया हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ही इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।